हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है हीट और क्लास 4 का चैप्टर है एंड दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। एंड इफ़ यू हैव नॉट सीन द प्रीवियस वीडियो गो चेक इट आउट ऑन माय चैनल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट इजीली। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, जिससे आपके आगे की वीडियोज़ जो हैं नहीं छूटें और आप उन्हें टाइम पर देख सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। और अगर अभी तक आपने अपनी बुक नहीं ले रखी है अपने पास, बुक लीजिए और एक रफ़ कॉपी लीजिए जिससे आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिख सकें जो भी मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो ये सारी जो पेजेस मैं अभी आगे बढ़ती जा रही हूँ, ये सारे पेजेस हमने अपने पिछले जो है पार्ट में कवर कर लिए हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, वो देखिए, उसके बाद ही इसे शुरू करिए जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। हमने पहले पढ़ा क्लिनिकल थर्मोमीटर जो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर लेने के लिए है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है, तो इसमें हमें आंसर मिलेगा हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। फॉर दिस पर्पज देयर आर अदर थर्मोमीटर्स, वन सच थर्मोमीटर इज़ नोन एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज़ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, तो the thermometer used to measure the temperature of other objects rather than the human beings or human body is known as laboratory thermometer. ठीक है, the teacher will show you this thermometer. Look at it carefully and note the highest and lowest temperature it can measure. तो बोल रहे हैं कि आपके टीचर जो हैं आपको थर्मोमीटर दिखाएंगे। तो ये देखिए, अगर आपके पास बुक है तो आप इस थर्मोमीटर को आसानी से देख सकते हैं। इसकी जो बोल रहा है कि हाईएस्ट और लोएस्ट जो है वो देखिए रेंज कितनी है। तो इसकी रेंज आप देख सकते हैं 110 110 है हाईएस्ट, और लोएस्ट है -10। ठीक है, ये देखिए लोएस्ट क्या है -10 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखिए द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ जनरली फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज क्या है, तो आपका आंसर यही होगा कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जो रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक है। तो चलिए आगे बढ़ के पढ़ते हैं। एक्टिविटी 4.4 टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग। तो बोल रहे हैं कि बीकर या मग में टैप वाटर ले लीजिए। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन द वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर। तो बोल रहे हैं कि अपने थर्मोमीटर को लीजिए और इस बीकर या फिर जिस मग में आपने पानी ले लिया है उसको, जो मैंने बताया है ना, जो बल्ब क्या होता है, बल्ब ये पार्ट होता है, ये जो थर्मोमीटर का आगे का पार्ट होता है इसको बल्ब कहते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है। तो फिर इस बल्ब को जब आप अपने बीकर में मग में डालेंगे तब इसको जो है बीकर को ये छूना नहीं चाहिए, किसी भी पार्ट से छूना नहीं चाहिए, और इसके चारों तरफ पानी होना चाहिए। और ये नीचे की साइड भी नहीं छूना चाहिए बीकर में, ना ही साइड्स की साइड। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है इमर्स्ड इन द वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और साइड्स ऑफ द कंटेनर। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली। तो वर्टिकली होल्ड करना है, ऐसे वर्टिकली मतलब सीधा सीधा। ठीक है, होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्करी ऑफ द थर्मोमीटर, वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टीडी। तो बोल रहा है कि उसके बाद देखो कि मर्करी की जो थ्रेड है, जो थर्मोमीटर में मर्करी की थ्रेड होती है वो कैसे मूव कर रही है, किस तरफ को जा रही है, और उसके बाद उसके रुकने का इंतज़ार करो कि एक पॉइंट आएगा वो ऐसे रुक जाएगी कहीं पे जाके, ठीक है, स्टीडी हो जाएगी। तो अब बोल रहा है नाउ नोट द रीडिंग, दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। और ये देखिए जैसे अभी मैंने आपको बताया सेम इसी तरह इसने पकड़ा हुआ है, एकदम सीधा पकड़ना है आपको इसको, और कहीं भी नीचे नहीं टच करना चाहिए, साइड में नहीं टच करना चाहिए, इसके चारों तरफ पानी होना चाहिए। तो फिर जब ये मरकरी आपको रीडिंग देगा, वो आपकी जहाँ पे मरकरी रुक जाएगा वो आपकी फाइनल रीडिंग होगी। ठीक है, दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाई ईच स्टूडेंट इन द क्लास। और ये तो क्लास की बात हो रही है कि जब आपने सारे बच्चों ने कर लिया हो तो फिर उसकी रीडिंग क्या है सबकी अलग अलग। ठीक है,
तो फिर बूझो यहाँ पे है, बूझो बोल रहा है, बूझो नाउ अंडरस्टैंड्स वाई क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर बट स्टिल वंडर्स वेदर अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर अ बॉडी टेम्परेचर। तो बूझो अभी सोच रहा है कि अब उसको समझ आ गया कि क्लिनिकल थर्मोमीटर को क्यों नहीं यूज़ किया जा सकता है हाई टेम्परेचर के लिए, क्योंकि हम लोग उसमें हाई टेम्परेचर उसमें रेंज में नहीं होता है, और हम लोग यूज़ करते हैं कौन सा थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। और वो कह रहा है कि लेकिन अभी उसके पास एक और क्वेश्चन है कि जो ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर को तो मतलब ऑब्जेक्ट्स को नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर को सिर्फ ह्यूमन बॉडी पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बोल रहा है क्या लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी पे। तो अब इसका आंसर हम ऊपर पढ़ेंगे। आर देयर एनी वेरिएशन, अब तो वो ख़त्म हो गई, आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी 4.5, टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग, डिप द थर्मोमीटर इन वाटर। अब बोल रहा है कि वही चीज़ करने को बोल रहा है कि वाटर में डिप करो, फिर से हॉट वाटर लेना है आपकी बार। वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम्स स्टीडी, और वेट करो जब मर्करी की थ्रेड एक जगह रुक जाए, और टेम्परेचर नोट कर लो। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम द वाटर, और वाटर मतलब थर्मोमीटर को निकाल लो वाटर से। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स नाउ, और अब थर्मोमीटर को देखो उसको क्या होता है। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक आउट द थर्मोमीटर आउट ऑफ द वाटर द लेवल ऑफ मर्करी बिगिंस टू फॉल। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपने ये रीडिंग तो ले ली, आपने इसकी रीडिंग ले ली, फिर जैसे आप थर्मोमीटर को बाहर निकालोगे उसकी जो मर्करी के अंदर थ्रेड होती है, मर्करी की जो थ्रेड है उसके अंदर, उसका टेम्परेचर जो है वो नीचे गिरने लगता है एकदम से। जैसे आप बाहर निकालोगे उसको वो तुरंत नीचे गिरने लगेगा, नीचे की साइड, ठीक है। डू यू नोटिस एज सून एज यू, जैसे ही हम उसको बाहर निकालेंगे उसका जो है टेम्परेचर नीचे गिरने लगता है। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रेड वाइल द थर्मोमीटर इज़ इन द वाटर। तो ये बोल रहा है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम तुरंत जैसे वाटर में है उसकी तुरंत रीडिंग ले लेनी चाहिए जैसे वो रुका हुआ है, क्योंकि हम जैसे जिस सेकेंड पे हम उसको बाहर निकालेंगे उसका टेम्परेचर जो है वो नीचे गिरता रहेगा और हमको सही रीडिंग नहीं मिल पाएगी। यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ द माउथ टू नोट द रीडिंग। तो अब वो क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करें कि आपको याद होगा कि जैसे आप अपने जीभ के नीचे रखते हो उसके बाद निकालते हो, फिर थोड़ी देर बाद आप उसकी रीडिंग देखते हो। कैन यू अब वो बोल रहे हैं कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में तो ऐसा नहीं होता है कि उसका टेम्परेचर तुरंत नीचे गिर जाता हो आपके मुंह से बाहर निकालते ही, लेकिन इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या होता है कि आप जैसे उसको उस मतलब लिक्विड से बाहर निकाल रहे हो उसका टेम्परेचर तुरंत बदल रहा है। कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर। तो अब वो हम लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ना लेबोरेटरी थर्मोमीटर से हम अपनी बॉडी का मेजर कर सकते हैं और ना ही क्लिनिकल थर्मोमीटर से क्या कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट्स या फिर किसी भी सॉलिड लिक्विड किसी भी चीज़ का नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि किसी भी चीज़ का नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो जिस चीज़ के लिए बना हुआ है हम उसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्लिनिकल को ह्यूमन बॉडी के लिए ही बना है और जो लेबोरेटरी है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के लिए बना हुआ है। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज़, ठीक है। वाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ। तो कह रहा है कि जब क्लिनिकल थर्मोमीटर को अच्छा मुंह से जब बाहर निकाला जाता है तो उसका लेवल क्यों नहीं गिरता है। तो अब वो बोल रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पे फ़ोटो आपको दिखाई हुई है कि ये क्लिनिकल थर्मोमीटर को आप जब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक किंक है, किंक, उसको किंक वर्ड दिया गया है। इस बल्ब के पास, ये रहा बल्ब है हमारा ये, ठीक है, ये बल्ब है और इसके पास एक किंक है। किंक आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो किंक का क्या काम होता है, अब व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ किंक। किंक का ये काम होता है कि इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। तो मर्करी का जो यहाँ पे, और जैसे अगर हम थर्मोमीटर को बढ़ाएंगे तो मर्करी का लेवल जैसे यहाँ तक गया होगा तो किंक की वजह से, इस किंक की वजह से वो जल्दी जल्दी नीचे नहीं गिरता है, अपने आप नीचे नहीं गिरता है, ठीक है, समझ गए ना। क्लिनिकल थर्मोमीटर में ऐसा होता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मर्करी इन थर्मोमीटर। तो मर्करी के यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न जो है किया जा रहा है क्योंकि मर्करी जो है एक टॉक्सिक सब्सटेंस है और उसको डिस्पोज़ करने में जो है डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज़
ऑफ इट अ थर्मोमीटर ब्रेक्स, ठीक है। अगर थर्मोमीटर कोई टूट जाता है वो बहुत ज़्यादा डिस्पोज करने में बहुत दिक्कत होती है। दीज डेज डिजिटल थर्मोमीटर, तो आपने भी अपने घर में ऐसे डिजिटल थर्मोमीटर देखे होंगे जिसको आप यहाँ पे रीडिंग लिख के आ जाती है अपने आप, ठीक है। तो अभी हमने कितना पढ़ लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लिया है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो फिर अब जो दूसरे टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन फ्लेम। तो बोल रहा है कि फ्राइंग पैन जो होता है वो हॉट हो जाता है, जैसे ही हम फ्लेम के ऊपर उसको रखते हैं वो तुरंत जो है गर्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। तो बोल रहे हैं, तो वो कह रहा है कि जैसे आपने, ये आपका फ्राइंग पैन है, आपने हीट के ऊपर रखा हुआ है, तो क्या होता है कि ये जो फ्लेम है इससे हीट एनर्जी जो है वो इसमें आपके पैन में चली जाती है, आपके जो पैन आप जिसमें खाना बना रहे होते हो उसमें चली जाती है, ठीक है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल व्हेन द पैन इज़ रिमूव फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल्स डाउन। तो फिर जब हम क्या करते हैं कि हमने जैसे हमारा काम हो गया है, उसके बाद हमने अपने पैन को बाहर निकाल के रख दिया है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ है। तो फिर क्या होता है, व्हेन द पैन इज़ रिमूव फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल्स डाउन, और जैसे ही हम फायर से इसको नीचे उतारते हैं ये जो है वो ठंडा हो जाता है। वाई डज इट कूल डाउन, तो वो कह रहा है ऐसा क्यों होता है। द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। तो अब क्या होता है, इस पैन की जो हीट होती है, जो गर्मी होती है, वो इसमें सराउंडिंग, उसकी सराउंडिंग में जाने लगती है, सब जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो अब वो कह रहे हैं कि जो हीट होती है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है। तो जैसे ये फ्लेम थी हमारी, फ्लेम पैन तो पहले ठंडा था तो उसमें चली गई हीट, ठीक है, गर्म जगह से ठंडी जगह में चली गई, और उसके बाद जब हमने पैन को नीचे उतारा, रखा सराउंडिंग में, तो उसकी गर्मी फिर पूरे सराउंडिंग में चली गई। तो ऐसे क्या हो रहा है, हीट एनर्जी जो है इधर से उधर पास हो रही है बस। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हीट एनर्जी जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। इनफैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो हर बार यही होता है, कोई भी मतलब अगर प्रोसेस हो रहा है तो उसमें हीट एनर्जी जो है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से जो है वो कोल्डर ऑब्जेक्ट में फ़्लो करती है। हाउ डज़ हीट फ़्लो। अब हीट के फ़्लो के लिए हम पढ़ने वाले हैं एक एक्टिविटी। लेट अस इन्वेस्टिगेट, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करते हैं। एक्टिविटी 4.6, टेक अ रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल से एल्युमिनियम और iron. Fix a few small wax pieces on the rod. These pieces should be nearly at equal distances. Clamp the rod to a stand. If you don't find a stand, you can put one end of rod in between bricks. Now heat the other of the rod and observe what happens to the wax pieces. Do these pieces begin to fall? Which piece falls the first? Do you think that heat is transferred from end nearest to the flame to the other end? तो अब वो बोल रहा है एक एक्टिविटी आपको करने के लिए कि आप ऐसे 2 ब्रिक ले लो, ठीक है, और दोनों ब्रिक के बीच में एक एल्युमिनियम रॉड या फिर एक आयरन की रॉड रख लो, और इसमें आप वैक्स के पीसेस लगा दो, ठीक है, वैक्स के पीसेस लगा दो इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है, जितनी डिस्टेंस इसके बीच सबके बीच इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। और यहाँ पे एक जो है हीट का सोर्स होना चाहिए, जैसे इन्होंने कैंडल रख दी है, तो अब कैंडल की जो, जैसे हमने बताया कि जो हीट होती है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है। तो अब इसकी जो हीट है, हीट का जो सोर्स है, हमारा हीट का सोर्स क्या है यहाँ पे, कैंडल। तो हमारे कैंडल के फ्लेम से हीट जा रही है आयरन के इस रॉड में, ठीक है, आयरन के रॉड में जा रही है। अब आयरन के रॉड में सबसे पहले हीट को क्या मिलता है, ये वाला वैक्स, तो पहले ये पिघल जाता है, ठीक है, फिर दूसरा ये मिलता है, फिर ये भी पिघल जाता है, फिर तीसरा ये मिलता है, ये भी पिघल जाता है, फिर ये भी पिघल गया, फिर ये भी पिघल गया, ठीक है। तो ये हो रहा है कि पहले ये फिर ये ऐसे करते करते सब आखिरी वाला यहाँ पे पिघलता है। फिर क्या वो कह रहा है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड। अब इस प्रोसेस को वो नाम दे रहे हैं कि अगर इस, कह रहे हैं कि अगर
अगर यहाँ से ये हीट यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही, तो ये जो प्रोसेस का जो इधर से उधर हीट हो रही है, इस प्रोसेस को चलो एक नाम दे देते हैं। तो नाम दिया उन्होंने कंडक्शन कहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ कंडक्शन, तो कंडक्शन होता है द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन। ठीक है, आपको कंडक्शन अब क्लियर हो गया होगा कि कैसे होता है। जैसे हमने वो गैस स्टोव वाला बताया कि कैसे पैन में हीट चली जाती है और पैन को जब नीचे उतारो तब वो उसके सराउंडिंग में कैसे चली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो सॉलिड में जनरली जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कंडक्शन से होती है। डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिक हीट ईजिली। तो कह रहे हैं क्या सारे सब्सटेंसेस ऐसे ही होते होंगे क्या? सॉलिड में मतलब जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, आयरन, सबका क्या सब कुछ सेम करते हैं? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटालिक पैन और कुकिंग फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। तो कह रहे हैं कि जो स्टोव के ऊपर जो हम ये पैन रख रहे हैं, इसका जो हैंडल है वो प्लास्टिक का क्यों होता है? मतलब प्लास्टिक का आपने कभी देखा है? आपने ऑब्ज़र्व तो किया होगा कि वो प्लास्टिक का होता है। ठीक है, कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। तो फिर वो कह रहे हैं कि इस पैन में प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है और क्या बिना हैंडल के आप उसे उठा सकते हो? तो ऐसा नहीं है। प्लास्टिक हीट को उतना ज़्यादा नहीं कंडक्ट करता है जितना ये करता है। ठीक है, पैन। तो आगे बढ़ते हैं और फिर समझते हैं क्या होता है। The material which allow the heat to pass through them easily are called conductors. ठीक है, for example aluminium, iron and copper. The material which do not allow the heat to pass through them easily are poor conductors of heat such as plastic or wood. पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स। तो अब हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो है पहले कंडक्टर और दूसरे इंसुलेटर। तो कंडक्टर, अब हमने जैसे वो पैन वाला एग्जांपल लेते हैं, तो पैन में हमारा कंडक्टर क्या है? हमारा कंडक्टर है ये पैन, और इंसुलेटर क्या है? उसका हैंडल इसलिए इंसुलेटर है जिससे हम उसको आसानी से पकड़ सकें और अपने पैन से अपना काम कर सकें। द मटेरियल विच अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर कंडक्टर्स, तो आप यही आपको जो है आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर। ठीक है, उसके बाद व्हाट आर इंसुलेटर्स। What are insulators? The materials which do not allow the heat to pass through them easily are poor conductors of heat. ठीक है, and are poor conductors of heat. और अगर आपको इसमें एग्जाम्पल लिखना हो तो प्लास्टिक और वुड लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो इंसुलेटर्स का हो गया। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या पढ़ना है हमको। एक्टिविटी पढ़नी है और कन्वेक्शन, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए जिससे आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो।